हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एटलस ऑफ आइडियाज़। आज की इस वीडियो में हम जेम्स जॉयस की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको जेम्स जॉयस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताती चलूँ कि हमने बायोग्राफी सीरीज शुरू की है जहाँ पर आप मजीद इंग्लिश राइटर्स की बायोग्राफीज देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जेम्स जॉयस एक बहुत ही प्रोफाउंड आयरिश नॉवलिस्ट, पोइट एंड लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि फरवरी 2 1882 डबलिन आयरलैंड में पैदा हुए। जेम्स जॉयस ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स फेस की हैं क्योंकि इनके फादर जो हैं वो सिंगर थे एंड वो ड्रिंक करते थे एंड वो गैम्बलिंग भी करते थे, जिसकी वजह से जितने भी पैसे थे वो अपनी अयाशियों में स्पेंड कर देते थे। इस वजह से जेम्स जॉयस और उसकी फैमिली ने जो है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस की हैं। जेम्स जॉयस ने अपनी अर्ली एजुकेशन आयरिश स्कूल्स ऑफ क्लॉन्गोज, वुड कॉलेज एंड बेल्वेडेयर कॉलेज से हासिल की है। बाद में इन्होंने बीए किया है इन लैटिन लैंग्वेज फ्रॉम रॉयल यूनिवर्सिटी डबलिन इन 1902। बीए करने के बाद इनको शौक था कि ये डॉक्टर बने। इसकी वजह से ये मेडिसिन पढ़ने के लिए पेरिस चले गए थे 1903 में, लेकिन वहाँ पे जो है इन्होंने मेडिसिन जो है परस्यू नहीं किया था एंड वहाँ पे भी जो है इन्होंने डिफरेंट जो है राइटिंग्स ही की थी एंड ये अपने लिटरेरी वर्क के साथ ही इन्होंने कंटिन्यू किया था। इसके बाद जेम्स जॉयस को बहुत ज़्यादा क्रोनिक आई डिजीज़ भी थी, जिसकी वजह से इन्होंने जो है बहुत सी मुश्किलात जो है फेस की हैं एंड बाय नियर हिज डेथ ये जो है कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो गए थे। उसके अलावा जेम्स जॉयस ने अपनी ज़िंदगी में सेंसरशिप प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए हैं। सेंसरशिप प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप अपनी राइटिंग्स में या आप वैसे भी कोई ऑफेंसिव बात करते हैं जो कि जो गवर्नमेंट जो होती है उस वक्त की वो उसके अगेंस्ट होती है या उसको रिजेक्ट करती है। यही वजह थी कि जो जेम्स जॉयस की जो स्टोरी जो कलेक्शन थी डबलिनर्स, वो जो है डिले हो गई थी पब्लिश में क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हैं वो जेम्स जॉयस ने यूज़ किए थे जो कि उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो एलिमिनेट करना चाहती थी। यही वजह है कि डबलिनर्स जो है वो 40 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट की थी एंड 3 दफ़ा जो है वो सेटअप हुई थी, लेकिन एक दफ़ा जो है वो बर्न भी हुई थी एंड इस वजह से जो है वो काफ़ी डिले हो गया था उसको पब्लिश करते हुए। उसके अलावा जेम्स जॉयस की डेथ जो है वो जनवरी 13 1941 में हुई। तो जेम्स जॉयस की बैकग्राउंड को देखने के बाद अब हम देखते हैं जेम्स जॉयस के करियर एंड वर्क्स को। तो जेम्स जॉयस ने जो है वो पोजीशन हासिल कर ली थी ब्रेडलेट स्कूल एट पोला में एज अ टीचर, जो कि क्रोएशिया में है, जिसको पहले ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता था। एंड वहाँ पर ये टीचिंग के साथ साथ जो इनका फ्री टाइम होता है वहाँ पर ये अपने नॉवेल्स या अपनी राइटिंग्स जो है वो लिखा करते थे। जेम्स जॉयस जो है वो उन्होंने मॉडर्निस्ट एवेंट ग्रैंडे मूवमेंट जो थी उसको ज्वाइन किया था। ये ऐसी मूवमेंट थी जिसके जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे या हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्टिस्ट जो थे उनका ये बिलीव था कि कुछ न्यू इन्वेंशन, कोई कुछ इनोवेशन होनी चाहिए, यानी कि उनका उनका ये एम था कि आर्ट जो है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए। यानी कि वो कहते थे कि मतलब जो उस वक्त की जो बाउंड्री सेट की गई थी ना आर्ट से रिलेटेड, यानी कि आर्ट्स इन फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, इन फॉर्म ऑफ लिटरेचर या फिर हम कह सकते हैं पेंटिंग्स, यानी कि एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, उसकी जो बाउंड्रीज बनाई गई थी वो उनको जो है ब्रेक करते थे एंड वो कहते थे कि उस वक्त के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को वो चैलेंज करते थे और वो कहते थे कि नहीं, न्यू इनोवेशंस होनी चाहिए एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क होना चाहिए एंड जो बाउंड्रीज़ वगैरह जो है वो सेट की गई हैं आर्ट्स के लिए, वो उन बाउंड्रीज़ को जो है क्रॉस करके कुछ न्यू इन्वेंट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह की इनकी जो है रिबेलियस सोच थी कि उस वक्त के जो वैल्यूज़ जो हैं या फिर उस वक्त के नॉर्म्स जो है वो आर्ट से रिलेटेड जितने भी सेट किए गए थे उनको अपोज करना है एंड जो है न्यू जो है चीज़ें जो है इनोवेट करनी है, यानी कि ऐसा कुछ बनाना जो कि उस वक्त के गवर्नमेंट या उस वक्त की इंस्टीट्यूशंस जो हैं या फिर उस वक्त के जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो थे वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता था एंड समथिंग दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम। उसके अलावा जो है ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड फेमस जो है 20th सेंचुरी के राइटर थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे हैं जिसमें इनका डबलिनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है एंड इसमें जो है इन्होंने मेजर थीम जो है वो पैरालिसिस, करप्शन एंड डेथ जो है वो यूज़ किया है एंड थ्रू आउट हिज स्टोरीज़ हमें ये थीम्स जो है नज़र आते हैं, यानी कि जो इनकी फर्स्ट स्टोरी जो है द सिस्टर्स, उसमें भी हमें ये थीम्स नज़र आते हैं एंड बाकी जितनी भी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हैं उस सब में हमें ये वाले थीम्स नज़र आते हैं। इवन जो इनकी डबलिनर्स की जो लास्ट स्टोरी है द डेथ, उसमें भी जो है हमें ये 3 थीम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा जेम्स जॉयस के वर्क्स में जो हमें थीम ऑफ बेट्रेयल नज़र आता है, बिकॉज जेम्स जॉयस को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत से धोखे खाए इन्होंने एंड बहुत से लोगों ने इनको धोखे दिए हैं एंड बेट्रे किया है, जिसकी वजह से इनके कामों में हमें थीम ऑफ बेट्रेयल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है।
उसके अलावा जेम्स जॉयस ने जो है इनके काम की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने अपने काम में जो है एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज किया है, और उसके अलावा जो है जो न्यू लिटरेरी टेक्निक्स जो हैं उनको यूज़ किया और इनको एक्सप्लोर किया, जिसमें इंटीरियर मोनोलॉग्स एंड सोलोलिक्विज भी शामिल है। इंटीरियर मोनोलॉग्स जो है वो ऐसे हम कह सकते हैं कि करेक्टर की स्पीच होती है काइंड ऑफ, जिसमें जो करेक्टर के जो थाट्स होते हैं, उसकी फीलिंग्स होते हैं, जो कि उसके जितने भी मतलब उसकी जो प्राइवेट थाट्स होते हैं, हम कह सकते हैं कि उसकी जो ओपिनियंस होते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो जो है वो नरेट किए जाते हैं। अब ये जो है ये जो है ड्रामेटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड जो है ड्रामेटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक स्पीच फॉर्म में हो सकते हैं, और उसके अलावा जो है एक एक्सप्लिसिटली भी बताया जा सकता है, यानी कि सिर्फ रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि जो इंटीरियर मोनोलॉग में जो उसके जितने भी जो उसके थॉट्स होते हैं, जितने भी जो जो फीलिंग्स या फिर वो जो बता रहा होता है, वो एक प्रॉपर जो है वो एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस के थ्रू जो है वो अपने सारे आइडियाज़ वगैरह जो है वो बता रहा होता है। जबकि सोलिलोक्विज जो है ये एक करेक्टर मोनोलॉग होता है, जिसमें स्टेज पे खड़ा होकर करेक्टर जो है वो अपनी स्पीच देता है, एंड उस स्पीच में जो ये अपने इंटरनल जो थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स जो होते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकता है। एंड लाजमी नहीं है कि इसमें जो है वो मतलब कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उससे उसको कोई गर्ज नहीं होता, लेकिन बेसिकली ये ऑडियंस को एड्रेस करते हुए जो है ना ये अपनी एक स्पीच दे रहा होता है। उसके अलावा जेम्स जॉयस ने अपने वर्क्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टेक्निक है उसको यूज़ किया है। ये भी टेक्निक जो है ये इंटीरियर मोनोलॉग से सिमिलर है, यानी कि इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो करेक्टर जो है वो उसके जो उसके इंटरनल थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स जो होते हैं वो उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में ये होता है कि ये जंबल थॉट्स होते हैं, यानी कि इट्स जंबल ऑफ थॉट्स, एंड इसमें ये होता है कि कोई थॉट्स का जो है वो रैंडम होते हैं, उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। एंड बेसिकली जेम्स जॉयस ने जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसलिए यूज़ किया ताकि वो ये बता सके कि किस तरीके से ह्यूमन का जो माइंड होता है वो क्योटिक होता है, और इसमें कितनी ज़्यादा जो है एक कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है, और कितने रैंडम आइडियाज़ होते हैं, रैंडम थॉट्स होते हैं, एंड एट अ टाइम जो है कितने मल्टीपल फीलिंग्स होते हैं एंड मल्टीपल जो है इमोशंस होते हैं, कहते हैं होते हैं एक ह्यूमन के माइंड में। एंड ये फीलिंग्स भी जो होती हैं कॉन्टीन्यूस होती है, यानी कि ये जो है ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस होते हैं काइंड ऑफ, लेकिन ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता, बस रैंडम जो है थॉट्स वगैरह होते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज़ करने के लिए जो है जेम्स जॉयस जो है अवॉइड करते हैं पंस को, एंड उसके अलावा पंक्चुएशंस को एंड ओनोमेटोइक एलिमेंट्स को। ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि वर्बल कम्युनिकेशन सच एज एनिमल्स की जो वॉइसेस होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं विंड वगैरह की, इन सब की जो वॉइसेस जो होती हैं वो जो है वो उनको एक्सप्रेस करते हैं। एंड पंस के बारे में एंड सोलिलोक्विज के बारे में जो हमारी लास्ट बायोग्राफी हमने डिस्कस की थी शेक्सपियर के बारे में, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है, तो मैं आप लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वाली बायोग्राफी देख सकते हैं ताकि आप सोलिलोक्विज एंड पंस को जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। उसके अलावा जो है यूरोपियन लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे जेम्स जॉयस, यही वजह थी कि इनको जो 19th सेंचुरी के जो रियलिस्ट एंड सिम्बलिस्ट जो थे उनमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। रियलिस्ट जो थे उनका यह मानना था कि जो रियल इवेंट्स होते हैं उनको एज इट इज़ बताना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, उसमें बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। जबकि सिम्बलिस्ट थे उनका ये था कि मतलब जो इवेंट्स जो है आप उनको एक सिम्बॉलिक फॉर्म में जो है ना उस तरीके से आप जो है प्रेजेंट करें। मोर ओवर जो इनकी बुक थी यूलिसिस, ये इसके जो इनिशियल जो एपिसोड्स थी वो पब्लिश होना स्टार्ट हो गई थी मार्च 1918 में, और ये अमेरिकन लिटिल रिव्यू के नाम से जो एक कंपनी है जो कि इसको पब्लिश करती थी, लेकिन बाद में जो है ये दिसंबर 1920 में जो है ये बैन हो गई थी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बातें थी, एंड इसकी वजह से जो है ये इसकी पब्लिकेशन जो है वो रुक गई थी एंड ये बैन हो गई थी। उसके अलावा जो है जेम्स जॉयस की चैम्बर म्यूज़िक के नाम से एक कलेक्शन है जिसमें 36 लव पोइम्स हैं, ये भी बहुत फेमस है, एंड ये वन ऑफ हम कह सकते हैं कि इनकी जो फर्स्ट पब्लिश जो काम था उसमें से ये वाली जो है कलेक्शन थी चैम्बर म्यूज़िक के नाम से। उसके अलावा इनके कामों में हमें इंटीरियर मोनोलॉग नज़र आते हैं, एंड यूज़ ऑफ कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिम्बॉलिक पैरेलल्स। सिम्बॉलिक पैरेलल्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं जेम्स जॉयस ने अपने नॉवेल्स वगैरह में, अपने शॉर्ट स्टोरीज़ में। ये जो है एक ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि ऐसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं या फिर उनका सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसे वर्ड्स वगैरह होते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनका सिमिलर या सेम जो है स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ईजी कम ईजी गो, इस तरह के वर्ड्स और फ्रेजेस जो है यूज़ करते हैं, ताकि इनका फ़ायदा ये होता है कि एक तो ये एक रिदमेटिक जो है फ़्लो में आती हैं चीज़ें, एंड उसके अलावा ये है कि ये इजी टू मेमोराइज होती हैं, यानी कि इनके कामों में जो है ये कोई भी इस किस्म के जो है सिम्बॉलिक पैराल्स यूज़ करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो माइंड में रहे एंड लोग जो है उसको याद रखें। उसके अलावा जो है इन्होंने वर्ड्स बहुत से इन्वेंट की हैं, पन्स एंड एल्यूजन्स का यूज़ जो है हमें इनके कामों में नज़र आता है। एल्यूजन्स जो हैं वो रेफरेंसेस होते हैं, यानी कि अपने काम में जो है आप डिफरेंट राइटर्स या लिटरेरी वर्क्स का या किसी और चीज़ का जो है आप रेफरेंसेस देते हैं। एंड ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनकी नॉवेल्स में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, स्पेशली जो यूलिसिस जो 1922 में पब्लिश हुआ था एंड फिनिगन्स वेक जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था, उसमें ये सारे जो इनके टेक्निक्स जो हैं एंड ये एक्सपेरिमेंटल यूज़ ऑफ लैंग्वेज वगैरह जो है ये सारा का सारा एल्यूजन्स पन्स इन सब का यूज़ जो है हमें नज़र आता है। उसके अलावा इनके और भी नोटेबल वर्क्स हैं, जिनमें अ लिटिल क्लाउड जो कि 1914 में पब्लिश हुआ था, एग्जाइल्स जो कि 1918 में पब्लिश हुआ था, पोम्स पेनी ईच जो कि 1927 में पब्लिश हुआ था, एंड उसके अलावा फिन्स होटल जो कि 1923 में एंड फिर 2013 में भी जो है पब्लिश हुआ है। अब हम देखते हैं जेम्स जॉयस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो जेम्स जॉयस जो है उनकी फ़र्स्ट जो लिटरेरी हम कह सकते हैं पीस जो है वो पब्लिश हुआ था जब ये 9 इयर्स के थे, यानी कि इट टू हेले जो है ये एक ऐसी पोइम थी जो कि पब्लिश हुई थी। एंड कहते हैं कि इट टू हेले जो ये नेम जो है ये जेम्स जॉयस ने खुद नहीं रखा था, बल्कि इनके फादर ने रखा था, एंड उन्होंने प्रोएक्टिवली रखा था। और वो ड्रिंक करते होते थे एंड बस उन्होंने रैंडम जो है ये इनके जो लिटरेरी पीस या जो इसका ये हम कह सकते हैं कि जो पोइम जो थी उसका नाम इन्होंने इट टू हेली रख दिया था। उसके अलावा जेम्स जॉयस का दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने एक मूवी थिएटर में इन्वेस्ट भी किया था। बहुत से लोगों को नहीं पता ये चीज़, लेकिन कहते हैं कि जेम्स जॉयस जो है उनका मूवी थिएटर्स में भी जो है इंटरेस्ट था, इस वजह से जो है इन्होंने मूवी थिएटर में भी जो है वो किया था, स्पेंड किया था, इसमें इन्वेस्ट किया था मूवी थिएटर में। एंड तीसरा जो है फैक्ट है जेम्स जॉयस का वो ये है कि जेम्स जॉयस ने अपनी ज़िंदगी में 25 आई सर्जरीज़ करवाई हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इनको जो है आंखें इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनको क्रॉनिक आई डिजीज़ भी होती थी। यही वजह है कि ये कम्प्लीटली जो है इनकी एक आंख जो है वो मतलब फंक्शनल नहीं थी, एंड दूसरी जो है वो भी बिल्कुल नियर टू ब्लाइंडनेस थी। यही वजह है कि इनकी जो इन्होंने लास्ट जो अपनी राइटिंग्स की हैं उसमें ये रेड क्रेयॉन यूज़ करते थे, एंड उसका यूज़ करते हुए जो है ये अपनी राइटिंग्स करते थे, और फिर ये अपनी बेटी को बोलते थे कि वो जो है प्रूफ रीड करे, एंड वो फिर जो है प्रूफ रीडिंग करके इनको सुनाती थी, एंड फिर ये इस तरीके से जो अपना काम जो है प्रूव करते थे। क्रॉनिक आई डिजीज़ के अलावा जेम्स जॉयस को डिफरेंट फोबियाज़ भी थे, जिसमें एक है साइनोफोबिया, यानी कि एक ऐसा फोबिया था इनको जब ये 5 साल की उम्र में थे तो इनको एक डॉगी ने काट लिया था, जिसकी वजह से इनको जो डॉग्स हैं उनका उनसे डर लगने शुरू हो गया था, एंड वो फोबिया हो गया था जिसको साइनोफोबिया कहते हैं। उसके अलावा जो इनको एस्ट्रोफोबिया था, जिसमें लाइटनिंग एंड थंडर, यानी कि जो बिजली गरजती है, जो बादल गरजते हैं, उससे फोबिया था इनको एक इनकी आंटी जो रिलीजियस आंटी थी उन्होंने बताया था कि ये जो है बिजली तब गरजती है जब गॉड जो है वो इंसान से नाराज़ होते हैं, तो इस वजह से जो है ये दो फोबियाज जो हैं वो इनको थे। एंड यही वजह है कि अपने इस फोबिया को, जो लाइटनिंग एंड थंडर का जो फोबिया है, इसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए इन्होंने जो 100 वर्ड्स की जो एक पोइम हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिम्बॉलिक जो है वो थंडर बिब्लिकल थंडर लैब जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस किया था, ताकि ये अपना जो लाइटनिंग एंड थंडर का जो फोबिया जो है उसको एक्सप्रेस कर सके। तो ये थे जेम्स जॉयस से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब मैं आपको आपके साथ जेम्स जॉयस से रिलेटेड कुछ फेमस कोट्स जो हैं वो शेयर करूँगी। तो पहला कोट ये है, टू लिव, टू अर्थ, टू फॉल, टू ट्रियम्फ, टू क्रिएट to create life out of life. And the second one is, fall if you will but rise you must. And the last one or third one is, when I die Dublin will be written in my heart. अगर ये लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड लिटरेचर को अच्छे से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर पहुंचे।